हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक आपने बीटी यूपी एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लगभग सारे वीडियोस देख ही लिए होंगे और अभी ये रहने जाएगा आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसमें टॉप 10 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले आपको ऑलरेडी इसके एमसीक्यू में पार्ट 1 पार्ट 2 मिल ही चुका है। आपको शॉर्ट आंसर टाइप के भी 20 एमसीक्यूज मैंने 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, जहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको उन्हें अपने लिए रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर क्लास में यही बोलता हूं, क्या पढ़ो कितना पढ़ो ये मैटर नहीं करता। आपको अगर अच्छे से अच्छा नंबर लाना है तो आपने किस तरीके से अपने पेपर को लिखा है, कैसा आपने अपने पेपर को जमाया है, ये मैटर करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लॉन्ग आंसर की भी बात करेंगे, कैसे आपको यहाँ पर लिखना है, कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे इस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे क्लियरली। और हर एक क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर से शेयर करना, उन तक भी इन क्वेश्चंस को जरूर से पहुंचाना। चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। पहला, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, तय है। हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एंजाइना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ये क्वेश्चन डन ही है मानकर चलना। एक्सप्लेन इन ब्राइट अबाउट द डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। बहुत ही सुंदर, ये क्वेश्चन भी डन है। डायबिटीज वाले क्वेश्चन क्लियर है, लिख कर रखना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें ऐसा पूछा गया कि पूरे तरीके से आपका डायबिटीज कंप्लीट हो जा रहा है। एक्सप्लेन इन ब्राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर भी फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मांगा गया है अल्जाइमर के लिए, ठीक है। चलिए, राइट डाउन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक्स से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। राइट इन डिटेल अबाउट द मलेरियल डिजीज एंड मलेरियल लाइफ साइकिल। बिल्कुल मलेरिया का लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर डिटेल करना होगा। डिस्क्राइब द SARS, ठीक है, वही कोविड-19 वाली बात करते हैं। SARS वायरल इन्फेक्शन, उसका डेफिनेशन बताएंगे, इटियोपैथोजेनेसिस बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एट लास्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर एंड करेंगे। एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब कुल मिलाकर आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यहाँ पर पूरा कंप्लीट आ गया। Provide an overview of various pharmacological treatment including topical, systemic and biologic therapies for the psoriasis। डॉर्मेटोलॉजी से क्वेश्चन है ना। और इसके बाद बात करते हैं 9वां नंबर, राइट इन डिटेल अबाउट द साइकोसिस, क्या होता है डिटेल करना है। गिव अ ब्राइट डिस्क्रिप्शन एंड इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। तो ये हैं कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन और एक एक करके अब इसे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है बताते चलूंगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में रखना और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर में क्या लिखना है, अंदर कंटेंट में क्या लिखना है ये नहीं बताऊंगा। हाँ, टॉपिक में क्या क्या लिखना है, सब टॉपिक में क्या क्या रहेगा, कैसे आपको डिवीजन करना है, एक पेपर का लेआउट कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंदर की चीजें आपको लिखनी होंगी। पहला यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और एंजाइना, तीनों हैं। पहला शुरुआत करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से। CHF डेफिनेशन लिखना सबसे पहला, CHF क्या होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ पर CHF क्या हो रहा है, ये हार्ट फेल हो रहा है आपका। इसके हार्ट का वर्क करने का कैपेसिटी, हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी, हार्ट के पंप करने का कैपेसिटी एक समय के बाद पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको ये लिखना है। इसे दूसरे नाम से इसका अदर नेम क्या होता है, हार्ट फेल्योर। इस वर्ड को लिखना, कीवर्ड्स को लिखना, डेफिनेशन कंप्लीट करना। और उसके बाद आपसे बोला गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाना है, इटियोपैथोजेनेसिस लाना है। तो पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, मतलब किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर आ रहे हैं, साइन सिम्टम्स आपको यहाँ पर लिखना है। इटियोपैथोजेनेसिस पर आपको पहुँचना है और इटियोपैथोजेनेसिस में कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है।
इन्हें जरूर से ऐड करना। हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, वल्वुलर हार्ट डिजीज के कारण हो रहा है, कार्डियोमायोपैथीज के कारण हो रहा है, इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड करना है। और ये इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर आपका एक टॉपिक ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर पहुंचना है अगले में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पहुंचने ऐसा बिल्कुल मत करना कि डायरेक्ट हाइपरटेंशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में घुस गए। पहले लिखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक लाइन में बस लिखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके बाद फिर लिखना हाइपरटेंशन क्या होता है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर आप ये रिमेंबर कर सकते हो तो नॉर्मल और जो नॉर्मल हो गया, हाइपो हो गया और हाइपर हो गया, इस ब्लड प्रेशर के वैल्यू को अगर आप लिख सकते हो, अगर इतना याद करने की कैपेसिटी है तो बिल्कुल एक टेबल वहां पर बना देना बिना सोचे समझे। टीचर आपके पेपर से खुश हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अगर ये कर जाते हो तो बिल्कुल ऐसे आपको नंबर दिया जाएगा, मतलब नंबर ही आप इसको इतना अच्छा मिलेगा, पूरी तरीके से आप वेल सेटिस्फाइड रहोगे इस नंबर के साथ, ठीक है। ये कर लेना। अब उसके बाद इटियोपैथोजेनेसिस आ गया, यहाँ पर भी रीजन बताना नॉर्मल है। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो सीधा आप अपने डाइटरी पर ले आना। एंड अगर हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, फैट लेवल ज़्यादा है, लिपिड लेवल ज़्यादा है, ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, जंक फूड्स खा रहे हैं, तो इन सभी के कारण हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। बस यही सारी चीज़ आपको यहाँ पर लेकर आना है। जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इनके फैक्टर्स ले आएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर लाना है। क्या साइन सिम्टम्स आपके साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत इजी है ये सभी, बिल्कुल इन सभी को रिमेंबर करते हुए चलना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखना। सबसे पहला ये इसका डेफिनेशन लिख देना कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जितना डिमांड है उतने डिमांड में हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में कोई चीज़ जाकर डिपॉजिट हो गई है, वहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। तो इन सभी के कारण जो ब्लड फ्लो में हिंडरेंस आ रहा है, इस कारण से एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है और हार्ट में पेन हो रहा है। इसे मेडिकल चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वर्ड को जरूर से यहाँ पर इंक्लूड करना, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस आना, कौन कौन सी रीजन, आर्थरोस्कुलर से जो मैंने प्लेग वाला बात बताया आपको, कॉर्नरी आर्टरी स्पेजम, ठीक है, जो यहाँ आपके वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, माइक्रोवास्कुलर एंजाइना हो रहा है, ठीक है। ये सभी रीजंस यहाँ पर बताएंगे और बिल्कुल आसान है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान है। चेन आपके चेस्ट एरिया में पेन होगा, ठीक है, इस हार्ट वाले एरिया में पेन होगा, अपर लिम्स में पेन होगा, ठीक है, पूरे अपर लिम्स में यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत आएगा, बात करने में दिक्कत आएगा। ये आपके लिए यहाँ पर क्लियर इतना करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज का पूरा डेफिनेशन बताएंगे स्टार्टिंग से। डायबिटीज क्या है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी चार्ट बनाएंगे, ठीक है। चार्ट आपको यहाँ पर जरूर से इंक्लूड करना है, नॉर्मल लेवल। और उसके बाद जो फास्टिंग या एक हो जाता है फास्टिंग में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, एक होता है आफ्टर मील, और आफ्टर मील 2 से 3 घंटे बाद कितना ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, इसका चार्ट आपको यहाँ पर बनाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा इसके टाइप्स ऑफ डायबिटीज में पहुंचना है, टाइप 1, टाइप 2, और क्लियर मेंशन करेंगे। एक यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन का एक बॉक्स बनाना, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करना। टाइप 1 इसे इंसुलिन डिपेंडेंट बोला जाता है, टाइप 2 इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोला जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, टाइप 2 में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है लेकिन हमारी बॉडी उससे इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है, की पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद एक एक करके पहले टाइप 1 को डिटेल करेंगे और उसके बाद टाइप 2 को डिटेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पहुंचना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब किस किस तरीके के साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं। तो सबसे मेजर साइन सिम्टम यहाँ पर होता है कि आपको हमेशा भूख प्यास लगना, हमेशा हंग्री महसूस करना, हमेशा थ्रस्टी महसूस करना, और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी भी उतना ज़्यादा आपको बढ़कर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डालना है।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डालेंगे तो एक होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले ड्रग्स आते हैं, ठीक है, जितने भी सल्फोनाइल यूरियाज ये सभी आते हैं, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। और दूसरा जो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, मेटफॉर्मिन जैसे जो ड्रग्स हैं वो इन रेजिस्टेंस को कम करने का काम करते हैं, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। इसका क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान से लिखना है, क्लासिफिकेशन में गलती बिल्कुल भी मत करना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अल्जाइमर डिजीज से क्या बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैंने बताना है। पहले अल्जाइमर डिजीज के बारे में बताओ, वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन बताना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये आपको बताते हुए चलना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाएंगे तो क्या क्या यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को, क्या सिम्टम मिल रहे हैं, तो मेमोरी भैया अब जिसे हुआ है ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो भी चीजें आपने पहले रिमेंबर किए हो सकता है मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, पर्सन बोलना क्या चाह रहा है बोल कुछ और रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद यहाँ उतरनेंगे अपन यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक तो पहले पर्सन को यहाँ पर एक सपोर्टिव थेरेपी की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है, इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हुए चलना और इंक्लूड करना। फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से मेडिसिन आ रहे हैं, तो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर आ रहा है, ठीक है। इसमें ड्रग्स की बात कर लो, यहाँ पर NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ रहे हैं, ड्रग है उनका क्लास, ड्रग का क्लास है, और उसके बाद उनका यहाँ पर एग्जाम्पल है, और लास्ट में उनका मैकेनिज्म है। ये पैटर्न फॉलो करना, ये पैटर्न फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। राइट डाउन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, ये आपको बताना है। डेफिनेशन बताएंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है यहाँ पर, एच पायरोली, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पायरोली किस तरीके का बैक्टीरिया होता है, तो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ये मेंशन करना, ठीक है। जरूर से इन सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन करना। गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक होता है ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे गैस्ट्रिक लेवल पर होता है, ड्यूडेनल अल्सर जो हमारे ड्यूडेनम वाले पोर्शन में होता है। इन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करना। गैस्ट्रिक अल्सर है, क्या हो रहा है अल्सर में, क्या हो रहा है, जो हमारे म्यूकस लाइनिंग है वो म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो रहे हैं, और म्यूकस लाइनिंग डैमेज होने के कारण जो एसिडिक है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो डायरेक्ट हमारे अंदर हमारे स्टोमक तक ये पहुंच रहा है, और वहां पर हमें एक्सेसिव पेन होने के चांसेस हैं। दूसरा और किस किस के रीजन से हो रहा है, एक तो हो गया इटियोपैथोजेन से पूरा एच पायरोली। बताइए कैसे होता है एच पायरोली, पहले वो हमारे स्टोमक वाले पोर्शन में आएगा, अटैच होगा, अटैच होकर पेनिट्रेट होगा, पेनिट्रेट होने के बाद डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद एक स्पेस का फॉर्मेशन कर लेता है, जिस स्पेस से, ठीक है, मानकर चलो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। ये हो गया हमारे स्टोमक के सेल, ठीक है, स्टोमक का लेयर हो गया, इस साइड एसिडिक लेयर है, और इस साइड हमारे अंदर के ऑर्गेन्स है जिसे हमें बचाना है, ये म्यूकस लाइनिंग इसे बचाने का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, आ गए एच पायरोली के बैक्टीरिया आ गए, ये यहाँ पर अटैच हो गए, अटैच होने के बाद धीरे धीरे ये इनके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और पेनिट्रेट करने के बाद एक समय के बाद ये अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर लेंगे, और डेवलप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, देखिए एक बैरियर बन गया, यहाँ पर एक बैरियर बन गया, जिससे अब ये एसिड वाले जो नेचर हैं, जो एसिड लिक्विड है, वो आसानी से इस बैरियर को क्रॉस करके हमारे स्टोमक को यहाँ से डिजीज कॉज करवा सकता है, स्टोमक को यहाँ पर पेप्टिक अल्सर कॉज करवा सकता है, ठीक है। तो हमें ये मैकेनिज्म आपको क्लियरली मेंशन करना है, इस मैकेनिज्म को मेंशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद NSAIDs के ड्रग्स भी कैसे यहाँ पर इफेक्ट करते हैं ये भी आपको बताना है, और आपको एक लाइन में क्लियर लिखना है, NSAIDs ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द पेशेंट हैविंग पेप्टिक अल्सर, ठीक है, क्लियर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहीं पर आपकी सारी चीजें इटियोपैथोजेनेसिस, ये सारी चीजें चल ही रही हैं। मेनली यहाँ पर स्ट्रेस के कारण होता है, एसिडिक फूड, अगर हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इन सभी के कारण हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, और मेंटल स्ट्रेस, ये भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो ड्रग्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, तो सबसे पॉपुलर PPI, ठीक है,
ओमेप्राजोल हो रहा है, जितने भी जोल वाले ड्रग्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटाएसिड्स, क्योंकि एसिडिक वैल्यू एसिडिटी बढ़ रही है तो हमें एंटाएसिड का यूज करना है, मस्कुलर प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ठीक है, मतलब उस मस्कुलर जो लेयर, जो हमारा म्यूकस लेयर है, उस म्यूकस लेयर को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम यहाँ पर ड्रग्स का यूज करेंगे, ठीक है। मिसोप्रोस्टॉल याद रखना, सुक्राल्फेट याद रखना। एंटीबायोटिक्स, क्यों एंटीबायोटिक्स यूज करें? क्योंकि एच पायरोली के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे किल करने के लिए हमें यहाँ पर एमिक्सोमाइसिन हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन आ रहा है, ठीक है। इन सभी ड्रग्स को यूज करेंगे, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी ड्रग्स आपको यहाँ पर बिल्कुल रिमेंबर करना है, ठीक है, गलती बिल्कुल भी मत करना। अगला नंबर देखते हैं, राइट डिटेल अबाउट द मलेरिया डिजीज, मलेरिया डिजीज, और उसके बाद आपको मलेरियल साइकिल को अच्छे तरीके से बताना है। चलिए कैसे करेंगे शुरुआत? सबसे पहले लिखेंगे मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किसके कारण होता है। तो पहले आपको इस यहां तक मैं लेकर चलता हूं। सबसे पहले आपको बताना है मलेरिया, मलेरिया कॉज करवाने के लिए आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसे हमारे होस्ट बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक साधन का जरूरत पड़ता है, ये होता है एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मादा महिला, सिर्फ ये मादा मॉस्किटो ही आपको फैल्सीपैरम लेकर आगे बढ़ सकती है, यही आपको मलेरिया कॉज करवा सकती है, अगर मेल रहेगा तो नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, पहले मस्किटो को पूरा मैकेनिज्म समझाना है। पहला मस्किटो पहली टाइम बाइट करता है, उसके बाद उसके जो सलाइवा में है ये प्लाज्मोडियम, ये हमारे लीवर तक पहुंचते हैं, और सिर्फ अभी हमारे लीवर के अंदर ही, मतलब क्या हो रहा है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है ओनली इनसाइड द लीवर, और इसके बाद एक समय के बाद वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक कंप्लीट होकर एरिथ्रोसाइटिक में पहुंच जाता है, और एरिथ्रोसाइटिक मतलब ये हमारे ब्लड्स में अब इनके लार्वा पहुंच चुके हैं, वहां पर वो गैमेट्स बनाते हैं, फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद दोबारा अगर कोई एनोफिलीज, अगर मस्किटो फिर से कोई बाइट करती है, तो वहां से उस मस्किटो के इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, और अब जब वो फिर किसी न्यू पेशेंट को, फर्दर किसी न्यू पर्सन को जब वो बाइट करती है, उस पर्सन को मलेरिया कॉज हो जाएगा। इस पूरे साइकिल को आपको लिख लेना है, इस पूरे साइकिल का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर जहां पर जैसा है इसे आपको सेम एज इट इज कॉपी में आपको बना लेना है, और ये ऐसी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज बनाना, और एक एक करके आपको एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल करना है। डेट्स ऑल, सबसे आसान क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल को आपको रट लेना है, रट्टा मार लीजिए, कुछ नहीं करना, रट्टा मार लेंगे, और एक एक लाइन आपको यहाँ पर समझाते हुए चलना है, जो है वैसे चित्र देख के आपको पूरा कहानी लिख देना है, ठीक है, बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी। क्लियर? आगे देखते हैं, SARC वायरल इन्फेक्शन डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मेंटेनेंस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो बताया गया सेम वही लिखते चलेंगे। SARC क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी, सबसे पहले उसे डील करो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या डिजीज, ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, एक लाइन में लिखिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। ट्रांसमिट करने के पीछे का मेथड क्या रहेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होगा, वाया द ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। ट्रांसमिशन देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, ये चीजें आपको बिल्कुल ये क्लियर मेंशन करना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया था, क्लिनिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करूं, यहीं पर एक ट्रीटमेंट निकल जाएगा कि आपको इससे बचने के लिए फेस मास्क लगाकर रखना है, आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, ठीक है। चलिए, जो हमने कोविड-19 के समय में देखा ही था, इसके लिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग हम यहाँ पर यूज करेंगे, रेमडेसिविर, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले हम यहाँ पर ड्रग्स यूज करेंगे, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज करेंगे, और सबसे अच्छा वैक्सीन, ताकि फर्दर हमें किसी तरीके का ऐसा इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया ऑस्टियोआर्थराइटिस और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। चलिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर इटियोपैथोजेनेसिस बताना है, तो पहले बताइएगा
आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बताइए एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताइए एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, कार्टिलेज जो यहाँ पर डैमेज हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन करना होगा। और उसके बाद आप इटियोपैथोजेनेसिस में यहाँ पर आएंगे, रिस्क फैक्टर बताएंगे किस किस कारण से हो रहा है। जेनेटिक होता है, तो देखिए जेनेटिक होता है, जैसे ओल्ड एज होते रहते हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद वेट के कारण भी होता है, ओवरवेट हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री हो रहा है, मेडिकेशन के कारण भी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर इसका एक पैथोलॉजी पूरा आपको यहाँ पर इस पाथवे को समझाना है, स्क्रीनशॉट लेकर रखना, इसे वहाँ पर क्लियर मेंशन करना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी आपको यहाँ पर सेम एज इट इज जैसे आपने वहाँ पर क्लियर किया है, सेम यहाँ पर भी आपको वैसे ही बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे। और अगला 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ वेरियस फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग टॉपिकल, सिस्टमिक एंड बायोलॉजिक थेरेपीज फॉर सोरासिस। सोरासिस क्या होता है, यहाँ पर एक टीनी माइट्स, ठीक है, टीनी माइट्स वो हमारी स्किन के एपिडर्मिस लेयर में इंजेक्ट कर वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। और जब भी वो एक एरिया से दूसरे एरिया की ओर जब भी वो मूव करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होता है। ये आपको बताना है सोरासिस के अंदर, ठीक है। टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोशंस आते हैं, बहुत सारे लिनीमेंट्स, इन सारी चीज़ें आती हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको फोटोथेरेपी हो रहा है। ये आपको पूरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। सिस्टमिक में कौन कौन सा हम यहाँ पर ड्रग्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मिथोट्रिक्सेट आ रहा है, ये क्योंकि एक यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ही यूज़ करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए न्यू थेरेपीज की हम बात कर लेते हैं, तो ठीक है, जैक इनहिबिटर्स इनका हम यूज़ करके इस डिजीज से हम ट्रीटमेंट पा सकते हैं, तो ये आपको क्लियर यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इसके बाद बात करते हैं राइट इन डिटेल अबाउट साइकोसिस। तो साइकोसिस क्या है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहां पर या तो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर बताते हुए चलनी है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स नोन एज साइकोसिस कॉजेस अ पर्सन टू बिकम डिअटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी। वहाँ पर पर्सन को हेलुसिनेशन, डेलिक्वेंस जैसे उसे फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा उसके आसपास कोई है, उसे कोई सुन रहा है, कोई नहीं है, उसके बावजूद भी उसे उसके रहने का एहसास होता है। इवन जो उनके बिलॉव्ड पर्सन रहते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ कोई ऐसा दुर्घटना घट जाता है, तो वो और ज़्यादा उसके लिए कंसिक्वेंस और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही सारी चीज़ों को सोच सोच के। ये मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है साइकोसिस में, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ साइकोसिस बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसके बाद यहाँ पर इटियोलॉजी आ जाएगा, पूरा पैथोजेनेसिस यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन करना रहेगा। इटियोलॉजी बताएंगे किस कारण से हो रहा है, तो इसमें जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये आपको बताना है। ड्रग एडिक्शन, स्ट्रेस, इमिग्रेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है किसी तरीके का, आप मानकर चलो जैसे कोई पर्सन है, अगर उसको कोई ऐसा बड़ा बीमारी है जैसे कैंसर हो गया, उसको पता है कि कैंसर है, ब्लड कैंसर है, अब ये तुरंत तो ठीक होगा नहीं, हॉस्पिटल जाना है, हर 2 दिन 4 दिन 6 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं। पर्सन ऐसे ही डिप्रेस हो गया, पर्सन हॉस्पिटल सोच सोच के ही परेशान हो गया है। ये सारी चीज़ें मेंटली उन्हें डिस्टर्ब करती हैं, मेंटली वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये सभी रीज़न भी बनते हैं आपके लिए, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को यहाँ पर हमें सपोर्ट करना है, मोरली हमें उसे सपोर्ट करना है। अब अगर कोई पर्सन मानकर चलो उसका कोई बहुत ही बिलव्ड पर्सन है, अगर उसका डेथ हो गया, पूरी तरीके से वो अकेले हो गया, तो हमें उसे मोरली सपोर्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राइट डिस्क्रिप्शन बताना है और इटियोपैथोजेनेसिस बताना है किसका, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया IDA, पहले तो इसका आपको डेफिनेशन बताना होगा कि इसमें हो क्या रहा है। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, या उनका जो प्रोडक्शन है उसमें डिले हो गया, वो प्रोडक्शन का क्वांटिटी कम हो गया, RBCs का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि
इनके प्रोडक्शन के लिए, इनके प्रिपरेशन के लिए चाहिए आयरन, और आयरन की इसमें कमी हो रही है। क्यों हो रहा है, रीज़न क्या आएगा? रीज़न ये रहेगा सर, डाइट। जो हम डाइट ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें आयरन का पर्याप्त मात्रा में रहना या नहीं रहना अगर नहीं है तो हमें आयरन की कमी होगी, हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं पहुंच पाएगा। एक होता है आयरन हमारे डाइट में नहीं आ रहा है, दूसरा ये होता है कि हमारे डाइट में आयरन आ रहा है लेकिन हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। और क्या क्या आ जाएगा? इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, ठीक है, वही चीजें। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जो भी मैंने आपको सेकेंडरी बताया, हमने आयरन तो हमने लिया लेकिन वो प्रॉपर उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इंक्रीज्ड आयरन रिक्रूटमेंट, ठीक है, कई बार ऐसा कंडीशन आता है जब हमारे बॉडी में आयरन का क्षमता, बोल सकते हैं आयरन का खपत हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। क्यों, कब, किस कंडीशन में होता है? जैसे प्रेगनेंसी की मैं बात करता हूं, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं उनके साथ आयरन का कैपेसिटी, उस समय आयरन का उनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय उनके पास एक फर्टस है, एक बेबी है, तो उन्हें भी उतने न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। तो डॉक्टर्स वहां पर उन्हें सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड का, आयरन के टैबलेट्स का उन्हें सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि आयरन की कमी ना हो। ठीक है, क्रोनिक ब्लड लॉस, मानकर चलो कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी पर्सन का बहुत ज्यादा खून बह गया, उस कंडीशन में भी खून की कमी हो गई, ये आ रहा है। ठीक है, इनएडिक्वेट आयरन यूटिलाइजेशन, ठीक है, वही आयरन का यूज नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, पुअर आयरन स्टोर्स, इन सभी के कारण यहाँ पर हमें एनीमिया हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे आसान, आयरन का कमी हुआ, आपके शरीर में खून का कमी हुआ तो क्या होगा? सबसे पहला आपको हमेशा कमजोर महसूस होगा, हाथ पैर में दर्द महसूस होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हेडेक हो रहा है, कोल्ड जैसा, हमेशा ठंड लगना जैसा, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, आप बात भी कर रहे हो किसी से तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप लंबे समय तक कंटिन्यूली नहीं बात कर पाओगे, हमेशा कमजोर, आपका शरीर हमेशा आपको कमजोर जैसा महसूस होगा। ठीक है, ये सभी आपको मेंशन करते हुए चलना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये आप क्लियर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर मैं डिटेल नहीं गया हूं, लेकिन हाँ मैं आपको ये चीजें बताता गया हूं कि आपको कहां कहां पर क्या क्या लिखना है, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकेगा। और अगर ऐसा फॉलो करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्वेश्चंस जितने यहाँ पर, उन सभी को बिल्कुल रिमेंबर करना, ये सभी आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जामिनेशंस के लिए। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करना, और जहां जहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला है जाकर रिवाइव करके उन्हें स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम के लिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।